दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज जिस विषय पे हम बातचीत करने वाले हैं वो हमारा विषय होगा दोस्तों HPPSC यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का PGT हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है अभी उस पर हम बातचीत करेंगे। और इकाई 3, ठीक है, यूनिट 3 से हम शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, उसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। और आज हम 3 टॉपिकों पे बातचीत करेंगे। 3 हमारे विषय हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे और ये 3 विषय के साथ साथ कल हम देखेंगे उसके अगले 2-3 विषय हम ले लेंगे। ठीक है, ये टॉपिक होंगे, छोटे छोटे टॉपिक करके हम सब यूनिटों को दोस्तों यहाँ पे कवर करेंगे, जितनी भी यूनिटें हैं। ठीक है, 4 यूनिटें हिंदी से संबंधित आपकी होगी, एक यूनिट आपकी जो 5वीं होगी वो बीएड का पोर्शन होगा, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप कमर कस लीजिएगा अपनी, और साथ ही आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ साथ, और नोट करने के साथ साथ आप तैयारियों को अपनी यहाँ पे तेज कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी PGT का एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है। तो हम बातचीत करने वाले हैं PGT हिंदी पे। ठीक है, और इसकी जो यूनिट 3 है हिंदी भाषा और उसका विकास, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये जो यूनिट है ये पहली होनी चाहिए थी आपकी। ठीक है, इकाई ये पहली रखनी चाहिए थी इनको, क्योंकि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब हम देखेंगे तो उसके बाद साहित्य इतिहास पे तभी तो आएंगे हम। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने यूनिट 3 जो है इसको पहले आपको पढ़ाना शुरू किया है, इसीलिए क्योंकि ये हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे प्रथम इसको गिना जाता है। नेट का सिलेबस देखिए, ठीक है आप, तो वहाँ पे आपको ये जो यूनिट है ये पहली यूनिट देखने को मिलेगी। तो इस पे इसीलिए मैं बातचीत कर रहा हूँ कि इसको हम पहले पढ़ाएंगे, और लेक्चर आज का ये पहला लेक्चर होगा दोस्तों। और उसके साथ साथ हम इसको संपूर्ण इसको देखेंगे, ये जो आपकी यूनिट है। फिर उसके बाद दूसरी यूनिट लेंगे, दूसरी यूनिट आप जो कहेंगे वो हम उस पर बातचीत करेंगे फिर उसके बाद। तो आज हमारे ज़्यादा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक होंगे। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बातचीत करेंगे हम, और दूसरा होगा हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत पे बातचीत हम करेंगे। यहाँ पे दोस्तों वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को आप सिलेबस को जब उठा के देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने अलग से नहीं दिया है। जैसे आपको जो तीसरा आपका टॉपिक है जिस पे आज हम बातचीत करेंगे वो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो उसमें उन्होंने अलग से दिया हुआ है पाली। तो यहाँ से पाली से कुछ भी पूछा जा सकता है, उसकी व्याकरणिक विशेषताएं पूछी जा सकती है, उसका साहित्य क्या क्या रचा गया है, पाली शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों पे बातचीत होगी, क्योंकि ये इन्होंने अलग से दी हुई है। ठीक है, प्राकृत दी हुई है, सौरसैनी, मागधी और अभ्रंश, क्योंकि ये अलग से आपको लगी हुई है। तो इनसे 20 से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, परंतु यहाँ पे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से संबंधित यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। फिर भी हम जो आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं दोस्तों उन पे बातचीत करेंगे संपूर्णता में, और पूर्णता में जाके अंदर में जाके उनको बातचीत करेंगे। ठीक है, वैदिक संस्कृत में कितनी बोलियां नहीं कहेंगे, सॉरी, ध्वनियाँ कितनी है, उसमें साहित्य कौन सा रचित है, ठीक है, उसका समय क्या है। तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे। लौकिक संस्कृत को देखेंगे, ठीक है, किस तरह से भाषा का विकास हुआ, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, इस तरह से आज हम देखेंगे दोस्तों मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं तक। और उसके बाद हमारा अगला जो विषय होगा, टॉपिक होगा, वो होगा दोस्तों हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, तो उनको भी हम वर्गीकृत करेंगे आगे। और उनमें जो दोस्तों आपको अलग से लगा हुआ है, जैसे ब्रजभाषा है आपकी, खड़ी बोली हो गई, ठीक है, अवधी हो गई, तो इन पे अलग से बातचीत हम करेंगे। ठीक है, परंतु वर्गीकृत अगर हमें करना है तो वर्गीकृत आज हम इन टॉपिकों में कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी इंट्रोडक्शन, छोटी सी परिचय हमारा हो गया। अब हम शुरू करते हैं अपनी इकाई 3 से। आज हमारा ये लेक्चर पहला होगा। ठीक है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। दोस्तों भाषा के संबंध में ये कहा जाता है कि भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, विकासशील भाषा होती है। ठीक है, जो आज हम खड़ी बोली हिंदी जिसको वर्तमान में बोलते हैं, कल को वो भाषा जो है वो एक अलग स्वरूप में प्रकट होगी, क्योंकि भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। दोस्तों देखिए आप 1500 ईस्वी पूर्व संस्कृत हमारी भाषा हुआ करती थी। ठीक है, उस समय किस विद्वान ने या किस लोग ने, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने सोचा होगा कि इसके 1500 वर्ष के बाद कौन सी भाषा अस्तित्व में आएगी, या 3000 वर्ष के बाद कौन सी भाषा अस्तित्व में आएगी। ठीक है, तो आज हम कहते हैं कि हिंदी भाषा की जो जननी है, ठीक है, वो कौन है, संस्कृत है दोस्तों। ठीक है, तो संस्कृत से किस तरह से, संस्कृत में भी 2 भाग हो जाते हैं, एक वैदिक संस्कृत मिलती है, एक फिर लौकिक संस्कृत हमें देखने को मिल जाती है। और लौकिक संस्कृत के बाद फिर जब भाषा उस व्याकरणबद्ध हो जाती है, उसमें क्लिष्टता आ जाती है, तो उसके बाद पाली का विकास होता है, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, फिर अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी का जन्म होता है। ठीक है, अगर आधुनिक हिंदी की हम बात करें तो उससे किसका जन्म होता है, आधुनिक अपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी का जन्म होता है।
तो ये तो हमारी बातचीत हो गई, ठीक है। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हिंदी एकदम से ही उत्पन्न नहीं हो गई, ठीक है, उसका भी विकास हुआ, ठीक है। तो जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, जहाँ तक विद्वानों के मतानुसार हम देखते हैं कि हिंदी की हमें जो अंकुर हैं, बीज कहाँ पे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें संस्कृत में देखने को मिलती हैं। और इनको जो ये भाषाएं जो संस्कृत थी, इसको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहा गया, ठीक है। संस्कृत को कहा गया दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। ये जो हम हिंदी बोलते हैं दोस्तों, ये हिंदी आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। भाषा परिवार हैं ये, ठीक है। भारोपीय परिवार के अंतर्गत ये भाषा आती है, ठीक है। भारोपीय परिवार को आर्य भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। तो मुख्यतः हम यहाँ पे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं? 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें यही टॉपिक हमारे सामने आता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से संबंधित, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय क्या था, इसके संबंध में हम बातचीत करते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के मध्य जो है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ या प्रचलित थी ये भाषाएं। तो इनमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, इनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैदिक संस्कृत, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में दोस्तों संस्कृत नाम की एक भाषा हुआ करती है, ठीक है, संस्कृत, ठीक है। आज इसको हम कई विद्वान संस्कृत ही कहते हैं, ठीक है। परंतु संस्कृत के भी 2 भेद थे दोस्तों आगे, ठीक है। क्या थे? संस्कृत के 2 भेद थे, वैदिक संस्कृत, ठीक है, और लौकिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो यहाँ पे देखिए जो वैदिक संस्कृत है उसका विकास क्या है दोस्तों, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य ये भाषा प्रचलित थी, ठीक है, वैदिक संस्कृत। इसको देख लीजिए। उसके बाद नीचे देखिए आप, उसके बाद लौकिक संस्कृत आई, ठीक है। क्या आई? लौकिक संस्कृत आई। देखिए दोस्तों, जब किसी भाषा में क्लिष्टता आ जाती है, व्याकरणबद्ध हो जाती है, ठीक है, तो उस भाषा जो वो परिवर्तित होने लगती है, एक नई भाषा का जो जन्म होने लगता है। तो उसी तरह से जब वैदिक संस्कृत व्याकरणबद्ध होगी, उसमें क्लिष्टता आने लगी, ठीक है, तो फिर एक नई भाषा का जन्म होता है जिसे हम कहते हैं लौकिक संस्कृत, ठीक है। 500 साल तक ये भाषा चली, ठीक है। उसके बाद हमारी लौकिक संस्कृत आती है। लौकिक संस्कृत का समय देखिए दोस्तों, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व, इनके 500 सालों तक इसका भी समय यहाँ पे निर्धारित किया गया है विद्वानों के अनुसार, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। और हमने देख ली कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत 2 भाषाएं आ जाती हैं, ठीक है। भाषा तो एक है हमारी, कौन सी? संस्कृत, परंतु उसके 2 पार्ट हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो उसकी समय सीमा भी आपने देख ली, बाकी इसको हम आगे डिफाइन करेंगे, उसकी विशेषताओं को भी देखेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले हम इनका वर्गीकरण कर लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। अगला देखिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, इनका हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा पाली, ठीक है। प्रथम प्राकृत के नाम से भी इसको जाना जाता है। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है, ठीक है, किसका? पाली का, ठीक है। अगला देखिए प्राकृत, द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं इसको, शुद्ध प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अब यहाँ पे हमारा ईस्वी पूर्व खत्म हो रहा है, अब ईस्वी यहाँ पे शुरू हो रही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, प्राकृत, ठीक है, जिसको हम द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं, शुद्ध प्राकृत भी कहते हैं, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अगला देखिए अपभ्रंश, जिसको हम तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। इसकी समय सीमा देखिए आप, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य, ठीक है, ये भाषा प्रचलित थी। अपभ्रंश, ठीक है, इसको तृतीय प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है, बाकी हम आगे देखेंगे क्योंकि अलग से आपके विषय भी हैं, ठीक है। तो तृतीय प्राकृत के नाम से इसको जाना जाता है। और आधुनिक हिंदी का जो जन्म होता है वो इसी अपभ्रंश से होता है, ठीक है। अपभ्रंश का उत्तरवर्ती या परवर्ती जो रूप था वो अभट्ट कहलाता है, ठीक है, और उसी से ही हमारी हिंदी का, आधुनिक हिंदी का जन्म होता है, ठीक है। अगला देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी के बाद की जो भाषाएं हैं, जो आधुनिक हिंदी के नाम से हम जिनको जानते हैं, वो ही हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत जिस भाषा का हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं, खड़ी बोली, ठीक है, वो भी आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत गिनी जाएंगी, ठीक है। तो मुख्यतः हम यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट में करना चाहूँगा,
ठीक है, हमने क्या देखा दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि कालक्रम अनुसार इनको कितने कालों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कालक्रम की बात यहाँ पे हमने की सबसे पहले। तो सबसे पहले देखा दोस्तों हमने प्राचीन, क्या देखा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हमने देख ली। दूसरा क्या देखा दोस्तों हमने, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। और तीसरा क्या देखा हमने, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, आधुनिक यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन छोटी भी है। ठीक है, तो इस पर लिखना थोड़ा नामुमकिन सा है। ठीक है, और पेन से लिखना थोड़ा नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कालक्रमानुसार। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में कौन कौन सी भाषा आ गई दोस्तों, एक भाषा आती है इसमें संस्कृत, और संस्कृत के दो पार्ट हैं, वैदिक संस्कृत, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसकी समय सीमा हमने देख ली। और दूसरा क्या आ गया दोस्तों हमारा, लौकिक संस्कृत। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा शॉर्ट में देख लीजिए इसको फिर से। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को हम देखते हैं दोस्तों, तो इसमें हमारी तीन आ जाएंगी, कौन कौन सी, पाली, आपने पाली का समय देख लिया। उसके बाद दोस्तों प्राकृत आ जाएगी, और प्राकृत के बाद दोस्तों हमारी क्या आ जाएगी, अपभ्रंश यहाँ पे आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, अपभ्रंश आ जाएगी। ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आ गई। और उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जो 1000 ईस्वी के बाद की जो विकसित भाषाएं हैं, उनको आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो वर्तमान में जिनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, बुंदेली, हरियाणवी, कनौजी, ठीक है, ये सब हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्गीकरण हो गया यहाँ तक। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने देख ली है, यानी कि हिंदी की। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को अब हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इसके अंतर्गत हैं। जैसे हमने देख लिया वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो उस पर भी बातचीत हम आगे करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको अपभ्रंश के रूप की बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि अपभ्रंश के कौन से रूप हैं, कितने रूप है, ये विषय मुझे हालांकि अपभ्रंश वाले टॉपिक में पढ़ाना चाहिए था, परंतु यहाँ पे वर्गीकरण जब हम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका भी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपभ्रंश के रूप। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो विद्वानों के मतानुसार अलग अलग अपभ्रंश के रूप हैं, भेद हैं। ठीक है, अपभ्रंश के रूप भी कह सकते हैं, अपभ्रंश के भेद भी इनको आप कह सकते हैं। तो 7 भेद अपभ्रंश के स्वीकार किए जाते हैं। कितने भेद स्वीकार किए जाते हैं दोस्तों, 7 भेद स्वीकार किए जाते हैं। सबसे पहला भेद देखिए, सौरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, सौरसैनी अपभ्रंश जो ये रूप है अपभ्रंश का दोस्तों, इसके अंतर्गत मुख्यतः कितनी उपबोलियां आती हैं उस पर सबसे पहले चर्चा हम कर लेते हैं। प्रश्न यहाँ से बनता जरूर है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि ये मेरे पास पीडीएफ में है दोस्तों। ठीक है, बोर्ड पे हम पढ़ा रहे होते तो हम वहाँ पे किसी भी तरह से आपको समझा सकते थे, लिख सकते थे। यहाँ पे लिखना भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो लिख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत सबसे पहले तो आप 3 उपभाषाओं को देखिए। ठीक है, 3 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा होगी हमारी, उसके बाद दोस्तों देखिए राजस्थानी, और तीसरी हमारी गुजराती। ठीक है, ये 3 क्या है हमारी दोस्तों, उपभाषाएं हैं। अब इन उपभाषाओं की बोलियों को हम देखते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी उपबोलियां आती हैं, उपबोलियां भी कह सकते हैं, उपबोलियां भी कह सकते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कनौजी, ये 5 बोलियां आती हैं। ठीक है, प्रश्न आपसे बन सकता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा राजस्थानी उपभाषा है दोस्तों, सौरसैनी से विकसित है। देखिए, इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी। ठीक है, अगली हमारी गुजराती उपभाषा है, इसके अंतर्गत कोई भी बोली नहीं आती है बेसिकली। ठीक है, प्रश्न आपसे बन सकता है कि सौरसैनी उपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं, तो 3 आपको दे दिया। गुजराती का नाम आपने सुना नहीं होगा और फिर आपने उसको टिक कर दिया, जो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, अपभ्रंश का दूसरा रूप है आपका मागधी अपभ्रंश। क्या है दोस्तों, मागधी अपभ्रंश। ठीक है, मागधी अपभ्रंश के भी दोस्तों यहाँ पे आप बोलियां देखिए, उससे कौन कौन सी बोलियां निकली। ठीक है, आप बोलियां निकली, उपभाषाएं भी कह सकते हैं, बिहारी हिंदी। ठीक है, बिहारी हिंदी एक निकली। बिहारी हिंदी की भी बोलियां यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी के अंतर्गत ये बोलियां आती हैं। ठीक है, अगला देखिए, बंगला निकली आपकी, ये अलग से एक बोली है। ठीक है, उड़िया निकली और असमिया निकली, ये 4 जो है वो मागधी अपभ्रंश से निकली। ठीक है, अगला देखिए, अगला तीसरा अपभ्रंश का जो रूप था वो था अर्धमागधी अपभ्रंश, यानी कि इसको पूर्वी हिंदी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। अवधि
एक निकली दोस्तों बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ABC। ये आप इसको याद भी कर सकते हैं, ए से अवधि, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी, याद करने का ट्रिक भी है ये, ठीक है, परंतु ठीक से नहीं भी रहता है आप तो ध्यान दीजिए। अगला देखिए महाराष्ट्रियन अपभ्रंश या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ठीक है, आपको पता होना चाहिए अपभ्रंश के जो रूप हैं, ठीक है, महाराष्ट्रियन अपभ्रंश। तो महाराष्ट्रियन अपभ्रंश चौथा भेद है दोस्तों अपभ्रंश का, मराठी और कोंकणी जो भाषाएं हैं या बोलियां हैं ये महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से निकली हुई हैं। अगला देखिए पांचवा अपभ्रंश का रूप था खस अपभ्रंश दोस्तों, ठीक है, खस अपभ्रंश। और खस अपभ्रंश से दोस्तों किसका विकास होता है, पहाड़ी हिंदी का विकास होता है। पहाड़ी हिंदी भी दोस्तों 2-3 इसकी उपबोलियां भाषाएं हैं, देखिए आपको बताता हूँ। मध्यवर्तीय केंद्रीय पहाड़ी, ठीक है, मध्यवर्तीय केंद्रीय पहाड़ी, इसमें बेसिकली उत्तराखंड की जो भाषाएं या बोलियां हैं वो आ जाती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जितनी सारी बोलियां हैं, कुछ एक जम्मू कश्मीर की भी बोलियां जो हैं वो इसमें समाहित हैं, ठीक है। जॉर्ज गैरिसन ने दोस्तों 62 बोलियां इसमें स्वीकृत की हुई हैं, ठीक है, उनकी पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। एक देखिए पूर्वी पहाड़ी जिसके अंतर्गत आती है आपकी नेपाली, प्रश्न बन सकता है तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण बोलियां आती है, ठीक है। जल्दी जल्दी भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेक्चर है हमारा तो जल्दी भी पढ़ना चाहिए, आपको समझ भी आना चाहिए। अगला देखिए पैसाची अपभ्रंश दोस्तों, अपभ्रंश का छठा रूप है ये पैसाची अपभ्रंश, ठीक है। पंजाबी और लहंदा का विकास इसी पैसाची अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों, जो वर्तमान में हम बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि आधुनिक आर्य भाषाओं का जो जन्म है वो अपभ्रंश से ही होता है। अगला देखिए ब्राचट अपभ्रंश, जो संस्कृत का अपभ्रंश का अंतिम रूप है, जिससे हमारा किसका विकास होता है, सिंधी का विकास होता है, ठीक है। तो ये तो हमने वर्गीकरण भी देख लिया दोस्तों, ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, वर्गीकरण भी देख लिया है। अब दोस्तों आपके हम किस टॉपिक पे आ रहे हैं, आपका जो टॉपिक है दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी दोस्तों, ठीक है, संस्कृत और, ठीक है, संस्कृत बेसिकली एक ही भाषा थी संस्कृत, परंतु इसके दो रूप हमें देखने को मिलती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। विद्वानों द्वारा इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो हम इसको इसकी विशेषताएं देखते हैं, इसका साहित्य देखते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों पे बातचीत करते हैं, व्याकरणिक विशेषताएं भी देख लेते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, और करते रहिए, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, वैदिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत हम ऊपर देखा है, इसका समय क्या है दोस्तों, ठीक है, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य इसको प्राचीन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, किसको, वैदिक संस्कृत को, ठीक है। अब साहित्य देखते हैं दोस्तों कि वैदिक संस्कृत में कौन सा साहित्य रचा गया, ठीक है। तो वेद इसमें रचे गए थे दोस्तों वैदिक संस्कृत में, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये जो 4 वेद हैं ये हमें लौकिक संस्कृत में देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रश्न बन सकता है शायद, क्योंकि आपकी ये सिलेबस में लगा हुआ है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। उसके बाद वेदांग दोस्तों, ठीक है, वेदों के जो अंग थे, ठीक है, तो वेदों के 6 अंग है दोस्तों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है, 6 अंग हैं। तो ये भी आपको इसी भाषा में देखने को मिलेंगे, यानी कि वैदिक संस्कृत में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद कितनी हैं दोस्तों, 108 उपनिषद हैं, पुराण 118। तो ये सारा जो साहित्य है ये वैदिक संस्कृत में हमें देखने को मिल जाता है। वैदिक संस्कृत को प्राचीन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए दोस्तों आपको, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा व्याकरणिक विशेषताओं पे हम बातचीत करते हैं। तो कुल ध्वनियाँ कितनी थी दोस्तों वैदिक संस्कृत में, 52 ध्वनियाँ थी कुल, ठीक है। स्वर थे दोस्तों 13 और व्यंजन 39, ठीक है, 39 और 13 आपका 52 हो गया। तो ध्वनियों से संबंधित आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। 3 वचन थे दोस्तों, ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो ये 3 वचन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वर्तमान हिंदी में कितने वचन हैं ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगला देखिए 3 ही लिंग थे दोस्तों यहाँ पे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग भी यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। तो 8 कारक चिन्ह थे, ठीक है, परसर्ग भी जिनको कहते तो 8 ही थे ये, ठीक है। वर्तमान हिंदी में कितने हैं ये आप मुझे बताएंगे दोस्तों। अब देखिए हम लौकिक संस्कृत पे बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो लौकिक संस्कृत को
शास्त्रीय या क्लासिकल संस्कृत भी कहते हैं, ठीक है, क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। इसका समय हमने देख लिया था 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के मध्य तक इसका समय है, ठीक है। तो ये समय हम ऊपर देख के आए थे दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं बातचीत करता हूँ कि भाषा क्यों बदलती है, उसका बदलने का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण यही होता है दोस्तों कि उसमें क्लिष्टता आ जाती है, ठीक है, नए नए शब्दों का जो वो मिलन हो जाता है, तो एक नई भाषा जो वो विकसित हो जाती है। देखिए वर्तमान जो हिंदी हम बोलते हैं खड़ी बोली, ठीक है दोस्तों। आप भारतेंदु युग के समय को देखिए, आधुनिक मैं जा रहा हूँ, उससे पहले नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, आधुनिक काल पे ही मैं बातचीत करूंगा। द्विवेद युग को देखिए, छायावादी जो युग था उसको देखिए आप, ठीक है। उसमें किस तरह की जो भाषा का प्रयोग हुआ करता था, संस्कृत निष्ठ हमें भाषा मिलती थी। साहित्यकारों के काव्य में देखिए आप, उनके साहित्य में देखिए आप, आपको संस्कृत निष्ठ भाषा देखने को मिलेगी। परंतु वर्तमान के साहित्यकारों को देखिए आप, ठीक है, वर्तमान के साहित्यकारों को देखिए, व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किस तरह से लोग कर रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, एक नई भाषा का विकास हो रहा है, विद्वान उसको इंग्लिश का नाम दे रहे हैं, ठीक है। किसका नाम दे रहे हैं, इंग्लिश का नाम दे रहे हैं, हिंदी यानी कि अंग्रेजी। तो इसी तरह से भाषा जब विकसित होके इस तरह की भाषा बन जाती है, तो विद्वान उस पर बातचीत करके, उसके काव्य का अध्ययन करके उसको नया नाम दे देते हैं। तो इसी तरह से उसमें भी, उनके काव्य में, उनके साहित्य में इस तरह के परिवर्तन हो रहे थे। तो वैदिक संस्कृत से जो नई भाषा बनी उसका नाम रखा गया दोस्तों लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत को शास्त्रीय या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कुछ एक तथ्यों को भी हम बातचीत यहाँ पे करेंगे, तथ्यों पर भी। तो व्याकरण दोस्तों, व्याकरण की जो रचना करता है, ठीक है, जो व्याकरण के रचनाकार होते हैं उसको कहा जाता है व्याकरण, ठीक है। व्याकरण के जो रचनाकार होते हैं उसको क्या कहा जाता है, व्याकरण। प्रश्न बन सकता है आपके व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तथ्य है कि व्याकरण, ठीक है, व्याकरण पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में लौकिक संस्कृत का वर्णन सबसे पहले मिलता है, ठीक है। किस में मिलता है लौकिक संस्कृत का सबसे पहले वर्णन दोस्तों, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, ठीक है। अष्टाध्यायी नाम क्यों पड़ा होगा, तो दोस्तों इसके 8 अध्याय थे, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है वो अष्टाध्यायी पड़ गया, ठीक है। और ये प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है संस्कृत का, और ये कौन सी भाषा में रचित है, लौकिक संस्कृत में रचित है, ठीक है। अगला देखिए, साहित्य पे हम बातचीत कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा साहित्य हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों हमें यहाँ पे जो साहित्य देखने को मिल जाता है आपकी रामायण, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित, ठीक है, ये भी हमें लौकिक संस्कृत में देखने को मिल जाती है। महाभारत महर्षि वेद व्यास, ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य, ठीक है, विष्णु शर्मा भी इनका नाम था। ये राजनीति से संबंधित ग्रंथ था दोस्तों, इसको अर्थशास्त्र से संबंधित आप इकोनॉमिक्स में नहीं जोड़िएगा, ठीक है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का, ठीक है, ये रचनाएं हमें किस में देखने को मिलती है, लौकिक संस्कृत में। कादम्बरी ये नाटक था बाण भट्ट का, ठीक है। तो ये सब रचनाएं हमें किस में मिलती हैं दोस्तों, लौकिक संस्कृत में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो अगला देखिए, व्याकरणिक विशेषताएं हम बात कर लेते हैं दोस्तों। व्याकरणिक विशेषताएं क्या थी इसकी, ठीक है। तो व्याकरणिक विशेषताओं में देखिए ध्वनियां देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो कुल ध्वनियां 48 ही रह गई, ठीक है, स्वर 13 और व्यंजन 39 जहां हमें वैदिक संस्कृत में मिल रहे थे, यहाँ पे व्यंजन 33 ही रह गए, और 2 अयोगवाह, 2 नए वर्णों का या व्यंजनों का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आगमन होता है। योगवाह क्या होती हैं दोस्तों, अंग और आह, ठीक है, इसको अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, अगला व्याकरणिक विशेषताओं में क्या है। अगला तो हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की शुरुआत हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने साहित्य भी देख लिया यहाँ पे। तो ये था हमारा यहाँ पे दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, परंतु यहाँ पे इनको नहीं अच्छे से बताया गया था कि आप इन पे प्रश्न बनेंगे, हो सकता है कि प्रश्न बन जाए, ठीक है। आगे हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, तो उस पर हम अच्छे से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है, तो हमें बातचीत करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, ठीक है। तो अगला है हमारा दोस्तों मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे पहले हमारा पाली आता है दोस्तों। पाली का समय क्या है, ऊपर हमने इसको वर्गीकृत जब किया था तो हमने देख लिया था, ठीक है। पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी में आ जाता है, क्योंकि पूर्व का जो यहाँ पे सन था ये खत्म हो रहा है हमारा, ठीक है, 1 ईस्वी के मध्य तक, ठीक है। इसके अन्य नाम क्या क्या थे ये देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न बन सकता है। शिलालेखी प्राकृत
और प्रथम प्राकृत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, पाली शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में क्या क्या मत हमें देखने को मिलते हैं, इस पे बातचीत करते हैं। पल्ली से पाली की व्युत्पत्ति हुई। ठीक है, कई विद्वान मानते हैं कि पाली शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो किससे हुई है, पल्ली से हुई है। पल्ली का अर्थ क्या होता है, ग्राम। ठीक है, ग्रामीण भाषा भी इसको कहते हैं हम। ठीक है, पाली को। अगला देखिए, कुछ विद्वान पाली को पाटलिपुत्र से इसकी व्युत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, मगध की भाषा। दोस्तों देखिए, मगध जो साम्राज्य था, ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें एक महाजनपद हुआ करता था मगध। ठीक है, तो मगध की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो मगध यानी कि पाटलिपुत्र में जिस भाषा का प्रयोग होता था उसको पाली नाम दे दिया गया। देखिए, कुछ एक विद्वान ये मानते हैं और कुछ एक विद्वान मानते हैं कि पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली अर्थात रक्षा करने वाली मानते हैं। देखिए दोस्तों, जो बौद्ध साहित्य है, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे नीचे, तो बौद्ध साहित्य जो रचित है वो पाली भाषा में रचित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मत हमें देखने को मिलता है। 2-3 मत आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रश्न बन सकता है, और सामान्य सा परिचय भी होना चाहिए। साहित्य देखिए कि बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण अंग हमें यहाँ पे इसी भाषा में देखने को मिलते हैं। सुत्त पिटक, ठीक है दोस्तों, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक ग्रंथ हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के, और ये जो ग्रंथ हैं ये हमें पाली भाषा में रचे मिलते हैं। ठीक है, तो ऊपर कहा भी गया है कि बौद्ध धर्म की जो साहित्यिक भाषा भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए कि महाकचायन। ठीक है, कचायन व्याकरण जो है, ठीक है, वो इसी में हमें पाली में ही देखने को मिलते हैं। उन्होंने पाली में इसकी रचना की। मोगलान का व्याकरण है दोस्तों, मोगलान व्याकरण। ठीक है, उसके बाद अंगवंश का सद्य नीति व्याकरण भी हमें देखने को मिलते हैं। 3 व्याकरणिक ग्रंथ जो हैं वो हमें पाली में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला देखिए कि पाली भाषा की व्याकरणिक विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो पाली भाषा की व्याकरणिक विशेषताएं हम, क्योंकि 3 विद्वान हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे व्याकरणाचार्य, तो इन पे ही बातचीत करेंगे। ठीक है, कचायन के अनुसार कुल ध्वनियाँ कितनी थी, 41 ध्वनि इन्होंने स्वीकार की है, 8 स्वर और 33 व्यंजन। ठीक है, और मोगलान के अनुसार देखिए दोस्तों, मोगलान कहते हैं कि 43 कुल ध्वनियाँ थी, 10 स्वर और 33 व्यंजन इन्होंने स्वीकार किए। तो यहाँ से आपको अलग अलग विद्वानों के अनुसार बन सकता है प्रश्न, तो वो भी पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पाली की अगर बात करें तो पाली में हमें वचन 2 ही देखने को मिलते हैं, परंतु हो सकता है कि कहीं पे दूसरे वचन का भी प्रयोग मिलता हो हमें। ठीक है, द्विवचन जिसका हम कहेंगे, ठीक है, तो उसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है, परंतु बहुत कम। एक वचन और बहुवचन की ही मुख्यतः यहाँ पे प्रधानता, 2 ही वचन स्वीकार किए जाने लगे थे। ठीक है, लिंग 2 ही रहे थे। ठीक है, नपुंसक लिंग का प्रयोग कहीं कहीं हो रहा था, परंतु ये किंचित था। ठीक है, तो ये हमारी दोस्तों पाली हो गई। आपने इसका साहित्य देख लिया, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये देख लिया, आपका व्याकरणिक विशेषताएं जहाँ से प्रश्न बन सकता था वो आपने देख ली। तो यहाँ से मुझे लगता है कि प्रश्न कम जो वो आपकी छूटने की संभावना है। तो इन सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। अगला देखिए, अगला हम प्राकृत पे बात करेंगे। ठीक है, प्राकृत जिसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य। और प्राकृत के संबंध में कुछ तथ्य हम बात करेंगे, तथ्यों पे कि इसके क्या महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अगर आपको ये जो चीज़ें हैं अगर नोट डाउन करनी हो तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अन्य नाम की बात कर लेते हैं हम। द्वितीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है, इसको शुद्ध प्राकृत के नाम से जाना जाता है, और प्राचीन जनभाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको प्रश्न बन सकता है कि प्राचीन जनभाषा के नाम से किस भाषा को जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न बन सकता है, तो क्योंकि आपके सिलेबस में ये अलग से लगा हुआ है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है पहले से ही। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप प्राकृत उस भाषा को कहेंगे जो व्याकरण रहित, ठीक है, सहज सरल शब्दों से युक्त हो। दोस्तों प्राकृत जो ये भाषा थी इसमें व्याकरण के नियमों का जो पालन था वो बहुत कम होता था, इसको व्याकरणबद्ध नहीं किया गया था। परंतु जब ये व्याकरणबद्ध हो जाती है, जब इसको साहित्यिक भाषा का रूप दिया जाता है, तो एक नई भाषा का उद्भव होता है जिसको हम अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले इसको व्याकरणबद्ध नहीं किया गया था प्राकृत भाषा को। और कुछ एक विद्वान जो हैं दोस्तों ये मानते हैं कि सीधे संस्कृत से उत्पत्ति हुई है प्राकृत भाषा की। ये मत अधिकतर विद्वानों द्वारा मान्य है। ठीक है,
तो प्रश्न बन सकता है, ठीक है, ध्यान देना आपको। आपसे प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि इनमें से सीधे संस्कृत से किस भाषा की व्युत्पत्ति मानते हैं। आपको विकल्प दे देंगे, पाली, प्राकृत, सौरसैनी, मागधी, ठीक है। तो इस तरह के विकल्प आपको आ सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है इसके संबंध में। दोस्तों प्राकृत की बात करें तो इसका साहित्य पे भी हम बातचीत कर लेते हैं, सामान्य सी बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। इसका साहित्य कहाँ मिलता है हमें और कितना मिलता है वो भी बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों बर्रुचि का प्राकृत प्रकाश, ठीक है, बर्रुचि संस्कृत के ये विद्वान भी हुए हैं, ठीक है। तो बर्रुचि का जो प्राकृत प्रकाश है वो हमें प्राकृत में मिलता है। हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण, इस ग्रंथ के आधार पर इनको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है दोस्तों, हेमचंद्र जी को। राजा हाल की गाथा सप्तशती, जिसको सतसई कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी हमें जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो प्राकृत में देखने को मिलती हैं। तो इनका हमें सामान्य सा परिचय होना चाहिए, पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में है तो प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे व्याकरणिक विशेषताओं से संबंधित ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे प्राकृत भाषा से, क्योंकि इसका जो व्याकरण है वो कम ही देखने को मिलता है। यहाँ पे ऊपर हम देख भी आए हैं कि प्राकृत के संबंध में क्या कहा गया है, ठीक है। जो व्याकरण रही तो सरल सहाय शब्द थे यहाँ पे, ठीक है, और इसको प्राचीन जनभाषा भी कहा गया। तो आप मान के चलिए कि जनप्रिय भाषा रही होगी, तो व्याकरणबद्ध बहुत समय के बाद हुई होगी। अगला देखिए दोस्तों, अपभ्रंश की हम बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। अपभ्रंश की हम बातचीत यहाँ पे करेंगे। अपभ्रंश का समय देखिए 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य अपभ्रंश का समय मान लिया जाता है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा कि भाषा जब क्लिष्टता की और साहित्यिकता की ओर अग्रसर होती है तो उसके बाद एक नई भाषा का जन्म होता है। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया कि खड़ी बोली किस तरह से एक नई भाषा का रूप धारण कर रही है। हो सकता है कि अगले 100 वर्षों 50 वर्षों में जो हम वर्तमान में खड़ी बोली बोलते हैं उसका सब रूप ही मिट जाए, एक नई भाषा का उद्भव हो जाए। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हिंग्लिश एक नई भाषा का विकास हो रहा है, विद्वानों द्वारा उसको हिंग्लिश नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। नामकरण देखिए दोस्तों, अपभ्रंश का अप जमा भ्रष्ट, विभ्रष्ट या बिगड़ा हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। अपभ्रंश का नामकरण हमने देख लिया। अप जमा भ्रष्ट 2 शब्दों के योग से बना है ये, विभ्रष्ट या बिगड़ा हुआ जिसका अर्थ होता है, ठीक है। अन्य नाम देखिए आप, अपभ्रष्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। तृतीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। आभीर भाषा दंडी ने कहा, देश भाषा भरत मुनि ने कहा, ग्राम्य भाषा दोस्तों आपका हेमचंद्र जी ने कहा, और अवहत भी इसको कहते हैं कई विद्वान, ठीक है। अगला देखिए, प्राचीन प्रयोग हमें कहाँ मिलता है अपभ्रंश का, इस पे बातचीत करते हैं। तो भरतमुनि के नाट्य शास्त्र, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, विभ्रष्ट भाषा कहा था अपभ्रंश को। भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में सबसे पहले प्रयोग मिलता है किसका, हमें अपभ्रंश का। उन्होंने क्या कहा था, विभ्रष्ट भाषा। अगला देखिए दोस्तों, पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है प्रयोग अपभ्रंश का। अपशब्द इन्होंने प्रयोग किया था अपभ्रंश के लिए। क्या क्या शब्द प्रयोग किया था, अपशब्द, ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य में। अगला रामचंद्र शुक्ल ने कहा है दोस्तों कि अपभ्रंश नाम पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, ठीक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार है, ठीक है, बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, ठीक है। अब ये तो हमारा प्रयोग हो गया कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कहाँ पे मिलता है, भाषा के अर्थ में प्रयोग कहाँ मिलता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाषा के अर्थ में प्रयोग की बात करें तो भर्तृहरि द्वारा रचित ग्रंथ है एक दोस्तों, वाक्य पद्यम, ठीक है। वाक्य पद्यम के अनुसार सर्वप्रथम ब्याढ़ी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी, ठीक है। भाषा के अर्थ में पहला प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। ब्याढ़ी ने ये विवरण अपनी पुस्तक, ठीक है, अपनी पुस्तक उनकी पुस्तक थी, ठीक है, लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह, ठीक है, लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह में दिया, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। ये पुस्तक वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। किसने कहा है दोस्तों, कहा है ये भर्तृहरि, ठीक है, उनका ग्रंथ है वाक्य पद्यम, ठीक है। उनके अनुसार कि सर्वप्रथम प्रयोग भाषा के अर्थ में ब्याढ़ी ने किया था, और उनकी जो रचना थी लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह में उन्होंने किया, तो वर्तमान में जो उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रयोग हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ब्याढ़ी द्वारा रचित जो ग्रंथ था लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह, परंतु ये वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इसका प्रमाण हमें जरूर मिल जाता है वाक्य पद्यम में, जो भर्तृहरि द्वारा रचित ग्रंथ है, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा दोस्तों ये हमारे भाषा विज्ञानी हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग चंड ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया था, ठीक है, प्राकृत लक्षण में किया था। तो ये
इनका मत है दोस्तों भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी जी का। ठीक है, चंड संस्कृत के कवि हुए हैं। ठीक है, या संस्कृत के विद्वान भी मान सकते हैं आप इनको, तो उनके प्राकृत लक्षण में मिलता है। ठीक है, अगला देखिए कि कुछ एक तथ्य भी यहाँ पे, किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अणर्ण भाषा कहा है। प्रश्न बन सकता है कि अपभ्रंश को अणर्ण भाषा किसने कहा है। ठीक है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। अगला देखिए, 7वीं से 11वीं सदी अपभ्रंश का स्वर्णकाल था। ये किसने कह दिया? हरदेव बहारी ने कह दिया दोस्तों। ठीक है, 7वीं से 11वीं सदी का जो समय था ये अपभ्रंश का क्या था? स्वर्णकाल था, ये कहा दिया दोस्तों हरदेव बहारी जी ने। अगला देखिए कि 6वीं से 11वीं सदी अपभ्रंश का कालक्रम कहा है, ये माना है सुनीति कुमार चटर्जी ने। प्रश्न बन सकता है कि इस विद्वान ने अपभ्रंश का समय सीमा क्या मानी है। ठीक है, आगे जब हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण देखेंगे तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के भेद। ठीक है, विभिन्न जो विद्वान हैं, ठीक है, उनके अनुसार अपभ्रंश के क्या भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद उन्होंने माने हैं। तो आपसे प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, नेट जैसी परीक्षाओं में ये प्रश्न बना हुआ है, तो हो सकता है कि आपको भी बन जाए क्योंकि सिलेबस में लगा है। नमी साधु सबसे पहले दोस्तों ये विद्वान है। ठीक है, नमी साधु। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों अपभ्रंश के 3 भेद स्वीकार किए हैं, नागर, आभीर और ग्राम्य दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हेमचंद्र को देख लीजिए, और ये प्रश्न पूछा भी गया है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। ठीक है, तो उन्होंने कितने माने हैं दोस्तों? 2 भेद माने हैं, परिनिष्ठित अपभ्रंश और ग्राम्य अपभ्रंश। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मार्कंडे के अनुसार देखिए, नागर, उपनागर और ब्राचड़, ये 3 भेद मार्कंडे ने माने हैं दोस्तों। अगला देखिए याकोबी। ठीक है, पाश्चात्य विद्वान हैं, इन्होंने 4 भेद माने और इन्होंने दिशाओं के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश, दक्षिणी और उत्तरी अपभ्रंश के इसमें रूप में माना। अगला देखिए दोस्तों नामवर सिंह। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी में ही इसको समाहित कर दिया। ठीक है, उनकी पुस्तक है दोस्तों डॉक्टर नामवर सिंह की, पठनीय पुस्तक है वो, आपको पढ़ना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण और पठनीय है दोस्तों। ठीक है, ये पुस्तक का नाम था दोस्तों हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। उसके बाद दोस्तों धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार देखिए शोरसैनी, पैसाची, महाराष्ट्रीय, अर्धमागधी। ठीक है, ये इन्होंने भेद माने थे। अगला देखिए सबकृत जो भेद हैं दोस्तों वर्तमान में जिनको स्वीकार किया जाता है विद्वानों के अनुसार भी, तो 7 ही भेद हैं जो मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ। शोरसैनी अपभ्रंश, शोरसैनी अपभ्रंश आपको यहाँ पे अलग से लगा है, तो इस पर हम बातचीत करेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मागधी अपभ्रंश, ये भी आपको यहाँ पे लगा हुआ है, उस पर भी बातचीत होगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश हो गया हमारा, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश हो गया, पैसाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश और खस अपभ्रंश। ठीक है, ये वर्तमान में 7 भेद स्वीकार किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि खस अपभ्रंश जो है जिससे पहाड़ी हिंदी का विकास होता है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, जो नगेंद्र की पुस्तक संपादित है, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास, उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी की व्युत्पत्ति उन्होंने नहीं मानी है। उनके अनुसार शोरसैनी अपभ्रंश से ही पहाड़ी हिंदी का विकास होता है। ठीक है, परंतु ये किसके अनुसार है दोस्तों? ये भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। ठीक है, वर्तमान में स्वीकार भी किया जा रहा है, तो इसका भी आपको अनुमान होना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों व्याकरणिक विशेषताएं हम देख लेते हैं किसकी? अपभ्रंश की। तो कुल ध्वनियां दोस्तों 40 थी। ठीक है, 10 स्वर और 30 व्यंजन। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए क्योंकि प्रश्न बन जाता है यहाँ से। अगला दोस्तों तथ्य को हम देख लेते हैं, कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पे हम बातचीत करते हैं दोस्तों। अपभ्रंश जो भाषा है ये उकार बहुला भाषा है। ठीक है, इसका जो शब्दांत होता है वो उ और उ जो शब्द हैं वर्ण हैं दोस्तों इनसे होता है, इसको उकार बहुला भाषा के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश व्योगात्मक हो रही थी दोस्तों, अपभ्रंश जो भाषा थी ये व्योगात्मक हो रही है दोस्तों। एक संस्कृत के संबंध में हमें मिलता है कि संस्कृत जो वो व्योगात्मक भाषा नहीं है, योगात्मक भाषा है। ठीक है, परंतु अपभ्रंश की बात करें तो ये व्योगात्मक भाषा हो रही थी, व्योगात्मकता की ओर अग्रसर हो रही थी। ठीक है, अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर सबतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, सबतंत्र जो परसर्ग होते हैं इनका प्रयोग होने लगा था अब। ठीक है, जैसे आम के कह लीजिए के का कि जैसे हिंदी में होता है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र परसर्ग हुआ करते हैं दोस्तों। ठीक है, और उससे पहले अगर हम उसमें देखें, संस्कृत में देखें तो ये शब्द के साथ ही आ जाते थे। ठीक है, शब्द के साथ ही इसको इंक्लूड कर लिया जाता था। तो इस तरह से
योगात्मक भाषा हुआ करती थी संस्कृत, और वियोगात्मकता की ओर अग्रसर हो रही थी अपभ्रंश, और वर्तमान हिंदी तो पूरी वियोगात्मक है। ठीक है, अगला देखिए, दो ही वचन हमें देखने को मिलते हैं, एक वचन और बहुवचन, दो लिंग दोस्तों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला देखिए दोस्तों, तथ्य हैं ये हमारे, तो अपभ्रंश का जो परवर्ती या उत्तरवर्ती रूप है दोस्तों वो अबहट कहलाता है। इस अबहट को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने सर्वप्रथम पुरानी हिंदी कहा, और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी पुरानी हिंदी कहा, और राहुल सांकृत्यायन जी ने भी पुरानी हिंदी कहा। ठीक है, अबहट का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, इनके अबहट शब्द की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ज्योतिष ठाकुर के दोस्तों ग्रंथ है उनका वर्ण रत्नाकर में हमें इसका प्रयोग मिलता है अबहट का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अबहट जो ये भाषा थी उसका प्रयोग हमें संदेश रासक में मिलता है, अब्दुल रहमान की रचना है। कीर्ति लता में मिलता है, विद्यापति की रचना। कीर्ति लता को विद्यापति ने कहानी कहा है, क्या कहा है, कहानी कहा है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों। अगला दोस्तों यहाँ पे हम बातचीत कर लेते हैं, ऊपर की में और ही आपको मैं ले जा रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे दोस्तों मैं बताऊंगा शौरसेनी अपभ्रंश के बारे में। यहाँ पे शौरसेनी अपभ्रंश की बातचीत हमसे पूछी गई हुई है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये अलग से भी टॉपिक है। ठीक है, तो शौरसेनी अपभ्रंश दोस्तों, ठीक है, अपभ्रंश का एक रूप था दोस्तों ये शौरसेनी अपभ्रंश। क्या था, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको वर्गीकरण से संबंधित बनेगा। किससे संबंधित बनेगा दोस्तों, वर्गीकरण से। पाली पे हमने बात कर ली, प्राकृत पे बात कर ली, मागधी पे बात कर ली हमने, अपभ्रंश पे बात की दोस्तों, मागधी पे भी हम बातचीत करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए आप, शौरसेनी अपभ्रंश ये क्या था, अपभ्रंश का एक भेद था, अपभ्रंश का एक रूप था। ठीक है, तो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत मैंने 3 उपभाषाएं आपको बता दी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है, और आपका तीसरा हो गया गुजराती। ठीक है, ये 3 जो उपभाषाएं थी दोस्तों ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हैं, और इन 3 उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां भी आती हैं। तो वो कौन सी बोलियां हैं उनकी बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं या भाषाएं हैं या उपभाषाएं हैं। प्रश्न यहाँ से बहुत बार बनते हैं, और वर्गीकरण से संबंधित ही मैंने प्रश्न देखे हैं आज तक। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों आपकी खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, ये 5 आपकी क्या आ जाएंगी दोस्तों, 5 बोलियां आ जाएंगी। किसके अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनेगा। दूसरा दोस्तों, दूसरा यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, कन्फ्यूजन किसी तरह की नहीं रहनी चाहिए। राजस्थानी दोस्तों, ठीक है, राजस्थानी। ठीक है, तो राजस्थानी के अंतर्गत दोस्तों 4 बोलियां आती हैं। कितनी, 4 बोलियां आती हैं दोस्तों। तो 4 बोलियों में देखिए दोस्तों, जयपुरी सबसे पहले आपका जयपुरी हो जाएगा एक, क्योंकि आप लिख लीजिए मैं बता रहा हूं तो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला देखिए आप, जयपुरी के बाद है मालवी। ठीक है, मालवी लिख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा है आपका मारवाड़ी। क्या है, तीसरा आपका दोस्तों मारवाड़ी। और चौथी कौन सी बोली कहेंगे दोस्तों, ठीक है, मेवाती। ठीक है, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी और मेवाती, ये 4 जो बोलियां हैं ये राजस्थानी से विकसित हैं। ठीक है, और आपका तीसरी जो उपभाषा है दोस्तों वो है गुजराती। ठीक है, क्या है आपकी, गुजराती, और गुजराती से कोई भी भाषा विकसित नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी और गुजराती, और ये किससे विकसित हैं, उपभाषाएं हैं दोस्तों, ये उपभाषाएं विकसित हैं शौरसेनी अपभ्रंश से। तो शौरसेनी अपभ्रंश से सिर्फ इतना ही यहाँ से बनेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला लिख लेते हैं मागधी से संबंधित। तो मागधी अपभ्रंश दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं वर्गीकरण से संबंधित ही। तो मागधी अपभ्रंश को देखिए दोस्तों, बिहारी हिंदी। ठीक है, 3 यहाँ पे आप उपभाषाएं या बोलियां कह सकते हैं। बिहारी हिंदी आपका पहला हो गया। ठीक है, बिहारी के बाद दोस्तों आप अगला देख लीजिए असमिया। ठीक है, असमिया। उसके बाद दोस्तों तीसरा देख लीजिए आप उड़िया। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है। और चौथा देख लीजिए दोस्तों आप बंगला। ठीक है, बंगला। तो ये जो भाषाएं हैं दोस्तों ये आपकी किससे विकसित हो गई, ये आपकी हो गई दोस्तों मागधी से विकसित है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से दोस्तों ये विकसित होगी, और ये आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक थे इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब बिहारी हिंदी की जो अंतर्गत बोलियां आती हैं दोस्तों 3 ही आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, असमिया के अंतर्गत कोई नहीं है, उड़िया के अंतर्गत कोई नहीं है, बंगला के अंतर्गत भी कोई नहीं है, और ये
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत भी भाषाएं आती हैं दोस्तों। ठीक है, तो अपभ्रंश से ये विकसित हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये था आज का हमारा टॉपिक दोस्तों। 3 टॉपिक हमारे यहीं पे ख़त्म हो रही है, इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए दोस्तों आपको। ठीक है, और इस तरह की आपको हर दिन इस तरह की 2-2 3-3 टॉपिकों पे हम बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों आपका।